वेलकम टू सार्थक क्लासेस। सार्थक क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, आपको मालूम होना चाहिए कि अब किरण प्रकाश की चल रहा है अभी रे ऑप्टिक्स। 12th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। आपको बताए थे कि जब प्रकाश किसी स्रोत से चलता है तो किसी सतह से या तो टकरा के वापस लौटेगा, या फिर उसके आर पार होकर दूसरे माध्यम में चला जाएगा, या फिर तीसरा घटना ये हो सकता है कि प्रकाश सतह से टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा उस सतह में एब्जॉर्ब हो जाए, यानी अवशोषित हो जाए। तो ये तीन प्रकार का घटना घट सकता है। तो जो पहली वाली घटना है यानी प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से निकले और सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सतह है, इसको नीचे से ऐसे पॉलिश किया गया है ताकि ये आपका पारदर्शी ना रहे, मतलब प्रकाश एक तरफ से आए तो वापस उसी तरफ लौट जाए। ठीक है। अब मान लीजिए प्रकाश, यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश चल के ऐसे आई प्रकाश की किरण। तो ये जो किरण है ये इस सतह पे आपतित हो रही है, आ रही है तो उसको बोलते हैं आपतित हो रही है। और जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आके टकरा इस सतह पे, इस सतह के इस बिंदु पे, तो यहाँ पे एक हम लंबवत लाइन ऐसे खींचते हैं जिसको कि हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब क्या होता है कि अभिलंब जिस सतह पे प्रकाश आ रही है उस सतह का हमेशा लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री के कोण पे, उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। उसको एन से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय एन। अब प्रकाश ऐसे आई, टकराने के बाद ये आपका इस तरह से चली गई ऐसे। तो ये जो किरण आ रही थी प्रकाश की किरण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो किरण वापस लौट रही है तो वापस जाने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो आपको लाइन जो लंबवत है इस सतह के लंबवत, उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। उसको एन से लिखते हैं, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब हमेशा किसी भी सतह के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पे होता है। तो ये देखिए, ये इस सतह पे आपका प्रकाश के परावर्तन की घटना घट रही है। प्रकाश यहाँ से चल के आ रही है, टकरा के वापस चली गई। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं और वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है डॉटेड लाइन, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। और यहाँ एक कोण बन रहा होगा, आपको जो दिख रहा होगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज परावर्तन कोण। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका आई है इंसिडेंट रे, ये आर है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एन नॉर्मल है। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम है, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को, सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। तो पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, परावर्तन का नियम। पहला नियम कि जो आपतन कोण है यानी एंगल आई और जो परावर्तन कोण है डेट इज कोण आर, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी एंगल आर और एंगल आई आपस में क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होगा। जहां कहीं भी परावर्तन हो, चाहे सतह कैसा भी हो, चाहे आपका सतह चिकना है, रुखरा है, कुछ भी है, तो जहां भी परावर्तन होगा वहां पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। ये पहले लॉ में कहा गया। दूसरा लॉ जो आपका है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये होता है दूसरा नियम। अब देखिए, इसमें एक आपतित किरण है आने वाली किरण, एक परावर्तित किरण है जाने वाली किरण, और एक आपका अभिलंब है।
ये जो तीनों जो लाइन है ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। एक ही तल करने का मतलब क्या है कि जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड एक अपने आप में एक तल है, तो इस बोर्ड पे हम जो भी लाइन खींचेंगे वो इसी तल में होगा। तो आप देखिए ये तीनों लाइन इसी बोर्ड पे खींचा हुआ है, तो बोर्ड जैसे एक तल हुआ वैसे ही ये तीनों लाइन आपका एक तल में होना चाहिए। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और ये जो आपको बिंदु दिख रहा है जहाँ पे प्रकाश आके इस सतह से जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी प्रकार के सतह के लिए मान्य है, चाहे आपका सतह चिकना हो, रुखरा हो या कोई भी सतह हो, वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा। और जहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा ये दोनों नियम वहां पे लागू होना चाहिए। दूसरी बात कि किसी प्रकार के दर्पण के लिए भी ये आपका नियम सही है, मतलब कि आपका दर्पण समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, किसी प्रकार का हो, तो हर एक प्रकार के दर्पण और हर एक प्रकार के सतह के लिए प्रकाश का परावर्तन सब जगह सही मान्य है, उनका नियम भी सब जगह सही मान्य होगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन दो तरीके का होता है। एक जब आपका सतह मान लीजिए कि चिकना है तो इस पर प्रकाश का परिवर्तन होगा। एक जब सतह आपका रुखरा है, मान लीजिए कि सतह आपका ऐसा है, ये खुरदुरा सतह है, ये बराबर नहीं, देखिए इसमें और इसमें अंतर है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश का परिवर्तन यहाँ भी होगा तो ऐसे आएगा प्रकाश का किरण, टकरा के ऐसे चला जाएगा। ये तो प्रकाश का इसको अब देखिए, ये जब आपका सतह चिकना रहे और उस पर प्रकाश का परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। ये आपका नियमित परावर्तन। और जब यही घटना किसी रुखरे सतह पे या खुरदुरे सतह पे होता है तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये था आपका प्रकाश का परिवर्तन। ये दोनों नियम आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश का परिवर्तन सभी प्रकार के दर्पण तथा सभी प्रकार के सतह के लिए मान्य है तथा उनका नियम भी सब जगह मान्य होगा। प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित। हेलो एंड वेलकम टू सार्थक क्लासेस। सार्थक क्लासेस, चलिए प्रकाश का परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए प्रतिबिंब बोलते किसको है, कहते किसको है। तो प्रतिबिंब का मतलब है कि जैसे कि अगर किसी स्रोत से प्रकाश चला और जाके किसी सतह से टकराया, तो टकराने के बाद जहाँ पे दो किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती है उस बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब करने का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है या अपवर्तित भी होती है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है उस बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का मतलब हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं अभी। यानी इमेजेस। अच्छा, इससे पहले ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए प्रकाश का अगर एक सीधी रेखा है ऐसे, तो प्रकाश की एक सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं किरण। ये आपका किरण है, इसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं। एक सिंगल लाइन को, एक सीधी रेखा को हम लोग किरण बोलते हैं। अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा किरण हो जाए तो
तो उसको हम लोग ये मान लीजिए ये, इसमें बहुत सारे किरण एक साथ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। ये इसको इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, प्रकाश की एक किरण, एक लाइन को, एक सीधी रेखा को किरण बोलते हैं, और वैसे ऐसे बहुत सारी अगर रेखा एक साथ हो तो उसको हम लोग किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रकाश का ये इसमें प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? एक चीज आपको हम क्लियर कर दें कि जैसे आपका ये चल रहा है चैप्टर, तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको इसका प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप ध्यान से मन लगा कर पढ़ते रहिए, आपका पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन। आपको जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा यहाँ से ऑनलाइन, और हर एक चैप्टर का आपको अलग से नोट्स दिया जाएगा। अभी नोट्स तैयार हो रहा है, जैसे चैप्टर इंड होगा तो आपको अलग अलग चैप्टर का सेपरेट नोट्स मिलेगा। चलिए, तो प्रतिबिंब हम बता रहे थे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके मिलती है उस बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। अच्छा, किरण जो है आपस में या तो वास्तविक में मिलती है या नहीं तो फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको काल्पनिक या आभासी भी बोलते हैं या अवास्तविक भी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर जाके मिलती है तो उस बिंदु पे उस वस्तु का हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद उस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है तब हमारा वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब वहां पे वास्तव में मिलती नहीं है, आपको ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उस बिंदु पे मिल रही है। तो आभास जब होगा, जब प्रतीत होगा मिलता हुआ, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और जब वास्तव में मिलेगा तब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोनों में एक और अंतर है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है आप उसको पर्दे पे उतार सकते हैं, जबकि काल्पनिक वाले को आप पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। जैसे कि आपके घर में आईना लगा हुआ होगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो आईना के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो जब तक आप आईना के सामने खड़े हैं तब तक आपको अपना चेहरा दिखेगा। आप वहाँ से हट जाएंगे तो आपका चेहरा उस आईना पे हमेशा के लिए छपता नहीं है, वो भी हट जाता है। तो जब तक आप खड़े हैं तभी तक आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो प्रतिबिंब कैसा हुआ? वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जैसे कि आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते होंगे या फिर आपके फ़ोन में आप जो भी फ़ोटो खींचते हैं कैमरा से, तो जब तक आप किसी का फ़ोटो लेते हैं तो उसको फ़ोटो लेने के बाद अगर आदमी आपके सामने से चला गया फिर भी उसका फ़ोटो आपके फ़ोन में रह जाता है। तो वो फ़ोटो आपकी स्क्रीन में हमेशा के लिए है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। और आईना में जो अपना चेहरा देखते हैं वहाँ जो आपका प्रतिबिंब बनता है आईना में, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। जब तक आप सामने हैं तभी तक आपका प्रतिबिंब बनेगा, आप हट गए तो आपका प्रतिबिंब भी हट जाता है वहाँ से। तो ये दो प्रकार का, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए, यानी ये आपका दो प्रकार का प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का दर्पण होता है, आपका अगला टॉपिक है। तो हम देखते हैं आगे, इसके आगे आप लिखने के बाद आप हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बाद में नोट्स बनाने में काम आएगा, यानी तो फिर तो हम नोट्स देंगे ही। तो याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका कैसा होता है? सीधा होता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उसके अलावा इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर
उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार नहीं सकते, यानी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता है या कहीं कि आपको लिखा रहेगा कि प्राप्त किया जा सकता है, तो एक ही चीज़ है। इसमें आपका बता चुके हैं कि वास्तविक में प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये दोनों में अंतर। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। परावर्तन हम लोग पढ़ लिए, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक, काल्पनिक। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जो परावर्तन होता है वो दर्पण पे होता है। तो आइए गोलीय दर्पण देखते हैं। देखिए, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आपको 10th क्लास में पढ़ना था, यहाँ पे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका ऐसे गोला है, कोई स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर को, इस गोले को आप ऐसे बीच से दो भाग में काटिए, डिवाइड करेंगे तो एक आपको ऐसा दिखाई देगा और एक सतह आपको ऐसा दिखाई देगा। बाएं साइड वाला ये दिखेगा ऐसा और दाहिने साइड वाला आपको ऐसा दिखेगा। ये दो प्रकार का, तो एक पूरे स्फीयर से, एक पूरे गोले को काट के हम लोग दो अलग अलग प्रकार का दर्पण बनाते हैं। तो ये ही आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर और ये कनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक गोले को अगर आप काटेंगे तो दो प्रकार का आपको ऐसा दिखेगा, एक को बोलेंगे उत्तल और एक को बोलते हैं अवतल। अब देखिए, अवतल दर्पण को ऐसे बाहर से हम लोग कलई करते हैं, इस पे, इसको रजतित भी बोलते हैं, कलई भी बोलते हैं, और उत्तल दर्पण को ऐसे अंदर से कलई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बाएं साइड से खड़े होकर इस दर्पण को आप देखेंगे, देखिए ये दर्पण इधर से देखने पे ये वाला सतह जो है इसका उठा हुआ सतह है, तो उठे हुए सतह वाले को हम लोग उत्तल बोलते हैं। ऊ से उठा हुआ या उभरा हुआ सतह और ऊ से उत्तल, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण देखिए, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो उसका जो सतह है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो अ से अंदर और अ से अवतल। इसको ऐसे याद रखने का तरीका है कि अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा और उत्तल दर्पण आपका उठा हुआ रहेगा या उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उभरे वाले को उत्तल और अंदर धंसे हुए वाले को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, यानी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ये दो प्रकार का आपका गोलीय दर्पण है। अब दोनों प्रकार को हम लोग एक एक करके बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। अब ये जो अवतल दर्पण है ये एक गोले से काट के अलग किया गया है, यानी इसको अगर हम ऐसे चाहे तो पूरा अगर मिलाएंगे तो एक पूरा गोला बनेगा। तो ये गोले का एक हिस्सा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा इधर। तो मान लीजिए कि ऐसे मुड़ा हुआ, तो इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये आपका कौन सा केंद्र कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा वक्रता केंद्र। उसको हम लोग C से सूचित करते हैं। इस गोले का जो केंद्र होगा इस दर्पण का, उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इस दर्पण का जो ठीक मिडिल वाला पॉइंट होगा, जो ठीक मध्य बिंदु होगा इस पूरे दर्पण का, उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ये ध्रुव हो गया। अब केंद्र से ध्रुव को जब आप मिलाइएगा तो क्या होता है, ये लाइन
इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। आर है हमारा ये, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और इसी लाइन को आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये जो सीधी रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजर रही है, इस सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, और ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और इस त्रिज्या का जो ठीक बीच वाला बिंदु होता है, यानी सीपी बिंदु यहाँ पे, तो सीपी मध्य बिंदु होगा आपका। इस मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं। फोकस बिंदु क्या होता है? जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। उसके अलावा ये जो आपका जो दूरी दिख रहा है एफ और पी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को, ध्रुव से फोकस बिंदु के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। यानी आपका एफ, छोटा एफ इसको बोलते हैं, ये आपका फोकस दूरी है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ सबका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपका सी है, सी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। सी आपका दर्पण का वक्रता केंद्र है। पी क्या है? ध्रुव है। ध्रुव किसको बोलते हैं? तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव बोलते हैं। और सी और पी का जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यानी सी पी आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या। एफ जो बिंदु है वो सीपी का मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं। यानी एफ आपका क्या है? फोकस बिंदु। P से F का जो दूरी है यानी पी एफ, ये हमारा फोकस दूरी होता है। इसको स्मॉल एफ छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो पी एफ, या इसको ऐसे लिख देते हैं फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि जो बड़ा वाला एफ है वो फोकस बिंदु है, वो किसी एक बिंदु का नाम है। लेकिन जो छोटा एफ है वो दूरी है। एफ से लेके पी तक का जो पूरा दूरी है इसको हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सारा। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है दर्पण, इस पूरे दर्पण को हम लोग इसको द्वारक बोलते हैं। यानी अगर इस दर्पण का नाम अगर हम एम एन दे देते हैं, यहाँ एम है, ये एन है, तो एम एन आपका क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक। इसको अपर्चर बोलते हैं हिंदी में। तो ये वो आपका द्वारक। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, तो मुख्य अक्ष जो केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता सीधी रेखा, उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आपका टर्म था जो अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण से संबंधित था। अब देखिए ये सारा चीज आपका उत्तल दर्पण जब पढ़ेगा वहां भी सब चीज सेम होगा। उत्तल दर्पण में आपका ऐसा होगा, ये उधर से कल ही किया हुआ है, तो यहाँ भी सेम चीज आपका, ये आपका जो मध्य बिंदु होगा इसका नाम एम एन मान लेते हैं। यहाँ भी आपका एम एन द्वारक कहलाएगा। जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे, पी। इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी। वक्रता पी और सी के जो बीच का दूरी है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पी सी का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग फोकस बिंदु बोलेंगे। और P से F का जो दूरी होगा उसको हम लोग स्मॉल f यानी फोकस दूरी। दोनों में सेम चीज़ है। इधर आपका अवतल दर्पण हो गया और इधर आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो इस तरह से कुछ अलग अलग जो पद था जो दर्पण से संबंधित था वो आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनेंगे। अब आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम चैट हो जाते हैं। बंद कर दीजिए।